सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों में काम आता है। और विशेषकर ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मेंस की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सीरीज में, आगे टू दी पॉइंट सीरीज में। तो ये प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। और आप जानते हो कि प्री में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी दूंगा। साथ में मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करा करो और कमेंट करके बता सकते हो कि लेसन आपको कैसे लगते हैं। आप अपने जो आपकी भावना है या अपनी बात मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसे आ रहे हैं, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। कमेंट करके जरूर बताया करो ताकि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक जो संवाद है वो अच्छा कायम हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से इसको पढ़ने वाले हैं। 2018 में इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, यानी बहुत ही सिंपल, एमएसपी क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा। देखो, इसमें दोनों पक्ष आपको लिखने की क्या मतलब, न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों की आय में वृद्धि होगी या मतलब उनको जो आय फंदा उससे बाहर निकालने में सहायता मिलेगी, या कहीं ना कहीं ये नुकसान भी कर सकता है, या इसके अन्य जो क्रिटिकल एनालिसिस वाले पक्ष है आपको जरूर लिखने चाहिए। कुछ समाधान के पॉइंट आपके पास हैं तो वो भी आप बता सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कई बार न्यूज़पेपर में या डिबेट में चर्चा होती है कि जब भी इस पर कोई नई चीज़ आती है कि एमएसपी को लेकर, जब भी आप जानते हो कभी पार्लियामेंट में चर्चा होती है या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है या किसान जो विधेयक है उसको लेकर भी अभी मामला चल रहा है, तो जो नई चीज़ें हैं वो अपने नोट्स में आप अपने से ऐड कर लेना। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये आया था न्यूनतम समर्थन मूल्य का। इसके अलावा भी एक मेंस में एक और क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन वो ऐसा था जो हमने पहले भी देखा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किस प्रकार जो शस्य प्रतिरूप है उसको बदलने में सहायता कर सकता है। कि हम किसी फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करते हैं या कई फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं, क्या उससे जो हमारा कृषि पैटर्न है, सस्य प्रतिरूप है या सस्य प्रारूप है, उस पर बदलाव आ सकता है। उसके पक्ष में आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और या ऐसा भी आ सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है, लेकिन ये थोड़ा फैक्चुअल है तो मेंस में ऐसा नहीं आएगा। प्री में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो एमएसपी है इसकी गणना कौन करता है, इसकी सिफारिश कौन करता है और इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, और क्या गन्ने का भी एमएसपी प्राइस की घोषणा होती है या इसका कोई अलग से मूल्य होता है। सभी क्वेश्चन के जवाब आपको अभी मिलने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं। एमएसपी की सिफारिश करता है, किसको करता है, भारत सरकार को करता है। और भारत सरकार फिर डिसीजन लेती है कि किन फसलों का कितना एमएसपी प्राइस रखना होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, प्री में काम आएगा। वर्तमान में लगभग आप ये मान सकते हो कि 23 फसलें, जिनमें जैसे 22 मुख्य फसलें हो गई और एक गन्ना, यानी 23 फसलों के लिए क्या होता है, एमएसपी की घोषणा होती है। जिनमें से एक जैसे गन्ना है, गन्ने के लिए एमएसपी की नहीं होती है, जबकि एफआरपी इसका प्राइस होता है। एफआरपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखना, एफआरपी का मतलब होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, फेयर यानी मतलब आप जान सकते हो कि इसका मतलब एक लाभ वाला मूल्य जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एफआरपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। आप मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि अभी वर्तमान में 23 फसलों के लिए एमएसपी और एफआरपी की घोषणा होती है, जिनमें 22 फसलों की एमएसपी और एक गन्ने के लिए होगा एफआरपी। और इन दोनों का डिसीजन कौन लेता है, सिफारिश तो कौन करता है, सीएसीपी करता है। यहाँ पे एक चार्ट को समझना आप कि जैसे टोटल 23 फसलों को इस दायरे में रखा गया है, इन कीमतों के दायरे में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें 22 फसलें हो गई आपकी एमएसपी के तहत, और इनकी सिफारिश कौन करता है, सीएसीपी सिफारिश करता है। किसको करता है, जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, सीसीए को घोषणा करता है। ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसको आप आराम से समझ सकते हो, इसीलिए मैंने एक शानदार यहाँ पे आपको चार्ट बना के दिया है। ये चार्ट क्या कह रहा है कि भारत के अंदर 23 फसलों का पहले से मूल्य तय कर दिया जाता है। ये कब होता है, फसलों की बुआई से पहले इसकी घोषणा होती है। और घोषणा कौन करता है, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, ये इसकी फाइनल डिसीजन लेती है। सरकार घोषणा करती है, आप ऐसा मान सकते हो, लेकिन सरकार की तरफ से आप ये मान सकते हो कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो इसकी घोषणा करती है। जैसे अभी खरीफ की फसल है, अभी तो कटने वाली है, रबी की फसल की जब बुआई होगी उससे पहले घोषणा कर दी जाएगी, जैसे गेहूं का क्या मूल्य होगा या चना दाल का क्या मूल्य होगा। तो इससे किसान क्या करेगा, किसान को पता होगा कि उसको कौन सी फसलें बोनी है, तो उससे फर्क पड़ता है कि किसान को पहले से कीमतों का बारे में पता होगा। तो एक गारंटी एक तरह से सरकार की तरफ से दी जाती है। और इसको हम सामान्य दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि एमएसपी क्या है। जैसे आप लोगों के अभी समझ में नहीं आया होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं किसान हूँ और
मुझे जैसे रबी की फसल बोनी है, तो रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे रबी की फसलों में आती है आपका सरसों, चना, गेहूँ, जौ, ठीक है, ये रबी की फसलों में आते हैं। और मैं जब फसल बोता हूँ, रबी की फसल बोने से पहले मैं सूचना देखता हूँ या डाटा देखता हूँ कि सरकार ने इस बार एमएसपी के लिए किन फसलों को कितना मूल्य रखा है। जैसे गेहूं की प्राइस रखी है 25 रुपये पर क्विंटल, चने की प्राइस जैसे 5,000 रुपये पर क्विंटल रखी है, या कोई जैसे अन्य फसल है, जैसे जौ का एग्जाम्पल लेते हैं, जौ की प्राइस रखी है उन्होंने 1,500 रुपये पर क्विंटल, या अन्य जो मेथी है, सरसों, उनकी प्राइस कम रखी है। तो मुझे ये लग रहा है कि यार चने की प्राइस मतलब इस बार ज़्यादा अच्छी है, या गेहूं की प्राइस ज़्यादा अच्छी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने खेत में ज़्यादा कौन सी फसल बोऊंगा, मैं बोऊंगा जैसे चना या गेहूँ बोऊंगा, क्योंकि उनका प्राइस ज़्यादा है। यदि मेरे क्षेत्र में वो फसलें होती हैं, जैसे आपके रीजन में ऐसा होता होगा कि चावल की फसलें ज़्यादा होती है, तो यदि उस साल चावल का मूल्य किसान अधिक घोषणा करती है, तो किसान ज़्यादा कौन सी फसलें बोएंगे, चावल की फसलें बोएंगे। तो इससे क्या हुआ, एमएसपी एमएसपी गारंटी है, एक आश्वासन है सरकार की तरफ से किसानों के लिए कि आप चिंता मत कीजिए, मार्केट में जो भी होगा, जो भी उठापटक होगी, यानी कीमतें उतार चढ़ाव कितना भी हो, हम आपको एक गारंटी देते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपका जो अनाज है, खाद्यान्न है, वो हम खरीदेंगे इस प्राइस पर। इसलिए हम पहले से ही घोषणा कर रहे हैं ताकि हमारा जो उत्पादन है, क्योंकि आप जानते हो कृषि सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर है, 50% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगारों को लेकर इन पर डिपेंड रहती है। हमारी जीडीपी का एक अच्छा खासा पार्ट है, 15 से 17% इसका पार्ट है। देश की जो खाद्य श्रृंखला है, सप्लाई चेन है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हमारा एक्सपोर्ट है, सब डिपेंड करता है कृषि पे। तो कृषि एक बड़ा सेक्टर है, तो हमारे इन डिसीजन लेने से कृषि सेक्टर पर बहुत बड़े प्रभाव होते हैं। इसलिए एमएसपी है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निर्धारित करता है। तो ये हो गया एमएसपी, सिंपल हो गया कि किसानों को एक पहले से ही हम एक मूल्य का आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी कोई भी फसल होगी, जो भी हम घोषणा कर रहे हैं। वैसे तो इनका दायरा बड़ा नहीं है, लगभग अभी अभी हमने बात की 23 फसलें इसके अंदर शामिल की गई है, तो 23 फसलों तक ही सीमित है, बाकी और भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, एमएसपी बहुत अच्छी चीज़ मान सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिव भी है जिनको आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ये सामान्य एक दृष्टिकोण था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, निश्चित रूप से समझ में आएगा। और प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि एमएसपी की गणना या मतलब सिफारिश कौन करता है, कृषि मूल्य व लागत आयोग यानी सीएससी पे घोषणा करता है। कितनी फसलों की करता है, तो फसलें आपको पता होनी चाहिए। गन्ने के लिए क्या एमएसपी होता है, हाँ एमएसपी जैसा ही होता है, लेकिन एफआरपी होता है। फाइनल डिसीजन कौन लेता है, आर्थिक मामलों की मंत्रालय, जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, वो इसका फाइनल डिसीजन लेती है, सरकार अपनी तरफ से फिर घोषणा करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना इतना फैक्चुअल भी पता होना चाहिए। और बाकी ये आ गया, अब कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे जैसे हम बात करेंगे 23 फसलें कौन कौन सी हैं, तो 22 फसलें, एक तो होगी गन्ना, ठीक है, जिसका एफआरपी मूल्य होगा। 22 फसलें कौन सी होगी, जिसमें 7 अनाज वाली फसलें होगी, जैसे चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी, ठीक है, ये फसलें होगी। इसके अलावा 5 दालें, चना, तुर, मूंग, उड़द और मसूर। कभी कभी प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो ऐसे क्वेश्चन प्री में पहले भी आए हैं फैक्चुअल टाइप के, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 7 तिलहन की फसलें, मूंगफली, रेपसीड या सरसों, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड, ये आपको इतनी फसलें पता होनी चाहिए। कई बार इसमें कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन आप लगातार यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये पता होगा, ठीक है। इसके अलावा 3 वाणिज्यिक फसलें भी इसमें शामिल की गई है, जैसे जो नारियल होता है गिरी वाला, और कपास और जूट, इसमें कच्चा जूट इसमें शामिल किया गया है। तो इतनी फसलें हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सी एमएसपी फसलों के दायरे में नहीं है, तो आपको ये लिस्ट यदि पता होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और साथ में ये हमने बात कर ली कि कितनी फसलें हैं, सरकार के द्वारा कौन, पूरा जितना डाटा चाहिए था इस टॉपिक में हमारे पास पूरा डाटा यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि यार एमएसपी की घोषणा क्यों की जाती है, एमएसपी क्यों, तो ये तो मैंने आपको बेसिक अभी समझाया था कि एमएसपी की घोषणा क्यों की जाती है। बाकी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये क्या है, सरकार द्वारा किसानों को फसल बुआई पूर्व कीमतों की ये गारंटी है, ये आश्वासन है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी किया जाता है कि हमें पता है कि यार खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। और जैसे विशेषकर खाद्य चीज़ें, कौन सी चीज़ें, जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, तिलहन हो गया, इनकी जो कीमत कह सकते हो आप, इनको कम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा मूल्य ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, या आप जानते हो कि परचेजिंग पावर उनका कम होता है। भारत में बहुत सारी जनसंख्या अभी भी गरीबी के दायरे में है, बेरोजगारी की दर काफ़ी ज़्यादा है, सामाजिक आर्थिक मामलों जो न्याय की बात आती है वो हमें देखनी होती है। तो सरकार क्या करती है, पहले से यदि गेहूँ, चावल, इन फसलों का एमएसपी घोषणा करके रखती है, तो उत्पादन पे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता, जैसे एमएसपी की घोषणा जब करते हैं, गेहूँ और चावल की कम करते हैं, तो फिर किसान इनकी बुआई नहीं करेंगे, बुआई नहीं करेंगे तो फिर खाद्य संकट कितना आ सकता है, तो खाद्य मुद्रास्फीति कितनी प्रभावी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी घोषणा करना जरूरी होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, कृषि में निवेश करना है। जैसे आप जानते हो कृषि में निवेश ज़्यादातर कौन करते हैं, किसान करते हैं, ज़्यादातर क्या है, निजी निवेश है। तो किसान निवेश क्यों करेगा, जब उसको मुनाफा होगा। तो किसी चीज़ का यदि प्राइस अच्छा मिल रहा है तो
वही फसलें किसान बोएगा, सिंपल सी बात है। तो किसानों को बाजार जोखिम से बचाने के लिए ये बात भी सही है कि बाजार की कोई गारंटी नहीं है। बाजार कई बार अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार होते हैं उसके हिसाब से भी ऊपर नीचे होते हैं। आपको एक फसल का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ होती है गंवार, गंवार जिसका गंवार गम बनता है, और इसकी सप्लाई ज़्यादातर अमेरिका में भी होती है। इसका प्राइस क्या रहता है, नॉर्मल इसका प्राइस रहता है 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इसकी प्राइस 50,000 पर क्विंटल भी चली जाती है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मतलब किस पर, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या है। जैसे भारत सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इस पर नियंत्रण रखती है। जैसे हमारे देश में भी ग्वार गम को लेकर काफ़ी आवश्यकताएं होती है। ग्वार गम मेडिसिन में भी यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, या मतलब और चीज़ों में भी काफ़ी काम आता है ग्वार गम। तो जैसे हमारे पास उत्पादन इतना है कि हमारे देश में काम आएगा, तो सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार को नियंत्रित करेगी, उस पर चाहे कुछ टैक्स लगा देगी। लेकिन जब हमारे पास सरप्लस होता है तो हम क्या करेंगे, इसका निर्यात करेंगे। निर्यात अमेरिका में इसका ज़्यादा होता है। एक समय था कि अमेरिका में काफ़ी इसका जो माइनिंग सेक्टर उसमें इसका यूज ले रहे थे, तो वहाँ पे उस समय हमारे यहाँ प्राइस कितनी हो गई थी, 50,000 पर क्विंटल हो गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार में क्या होता है, कभी फसलों का ऊपर नीचे भाव होता रहता है। किसानों को इनसे बचाने के लिए भी हम एमएसपी की पहले घोषणा करना जरूरी होता है। तो ये भी पॉइंट आ गया। इसके अलावा किसानों को उचित सूचना व निर्णय निर्माण की प्रक्रिया भी होती है कि किसान के पास एक अच्छी सूचना होनी चाहिए कि क्या चल रहा है मामला, कि कौन सी फसल उसको बोनी है, किसका प्राइस कितना है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि एमएसपी के लाभ या सकारात्मक पक्ष क्या होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एमएसपी होना चाहिए या एमएसपी हटा देना चाहिए, ये आपसे सब पूछा जा सकता है। जैसे ऊपर जो क्वेश्चन था, क्या आपको लगता है कि उससे किसानों की आय मतलब वृद्धि में फायदा मिला या नुकसान हुआ, तो ऐसे आपके पास पॉइंट होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव वाले पॉइंट भी यहाँ पे डाल दिए हैं, जो हम खुद महसूस करते हैं एमएसपी को लेकर, और जो किताबी चीज़ें थी वो भी यहाँ पे मैंने डाल दी है। तो दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, बहुत फायदा होगा। जैसे कृषि उत्पादन बढ़ाने में फायदा मिलता है और आत्मनिर्भरता में फायदा मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे खाद्यान्न उत्पादन में हम आज आत्मनिर्भर है, तो उसकी वजह से है कि हमारा जो कृषि सेक्टर उसमें निवेश अच्छा हुआ है। और किसान निवेश क्यों करेगा, वही बात आती है कि यदि उसको अच्छा प्राइस उस पर मिलता है किसी भी फसल पर, तो किसान उत्पादन को बढ़ाने के बारे में सोचेगा, उसको ज़्यादा क्षेत्र में बोएगा और अच्छा उत्पादन उससे होगा। और हम खाद्यान्न में आज आत्मनिर्भर हो भी गए। तो खाद्यान्न में आप जानते हो जैसे गेहूँ और चावल की एमएसपी की घोषणा होती है, इससे बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ता है। ये आप बता सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे छोटे पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आप चाहो तो आगे आपके पास अच्छे डाटा एग्जाम्पल हो तो आप ऐड कर सकते हो, या आपके पास टाइम कम है वहाँ पे एग्जाम में तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इसके अलावा फसल विविधता को बढ़ावा, क्योंकि जैसे ऐसा होता है कि यदि अलग अलग फसलों पर एमएसपी प्राइस अच्छा होगा, तो किसान क्या बोएगा, अपने खेत में अलग अलग फसलें बोएगा। इससे जो फसल विविधता है उसको बढ़ावा मिलेगा। जैसे कई बार ये होता है कि मोनोकल्चर कई बार बहुत कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि जैसे चावल का एमएसपी ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र में केवल चावल की फसलें होगी। अब चावल की फसलों में कोई रोग लग गया, यानी वहाँ पे मोनोकल्चर है, एक ही फसल बोई गई है, और वहाँ पे कोई एक रोग लग जाता है या कीट, आप जानते हो कई कीटों का हमला होता है, तो फिर क्या होगा, उस मोनोकल्चर के कारण उस क्षेत्र का पूरा कृषि सेक्टर कितना प्रभावित हो जाएगा, कितने किसान वहाँ पे फिर दिक्कत आएगी। कई जगह आत्महत्या किसान करेंगे। फिर कई जगह ऐसे देखा भी गया है, जैसे विशेषकर महाराष्ट्र में कपास पैटर्न पर एक ही फसल बोई जाती है, कपास ही बोया जाता है वहाँ पे। तो फिर मानसून फेलियर के कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसान जो ऋण लेते हैं वो नहीं चुका पाते हैं, उनके आजीविका, रोजगार, गरीबी आदि कई संकट देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे किसान आत्महत्या में ये कारण भी देखा गया है। तो ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए। तो शस्य प्रारूप में बदलाव, जैसे वही बात करें कि शस्य प्रारूप का क्या मतलब है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कृषि प्रतिरूप का क्या मतलब है कि जैसे हमारा खेत है उसमें कितनी प्रकार की फसलें बोई जाती है, गेहूं, चावल, सरसों, चना, जो भी अलग अलग फसलें हैं। अब जैसे बाकी जैसे फसलें कई प्रकार की दालें हैं जो बहुत अच्छी मानी जाती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है, लेकिन उनका जो एमएसपी अच्छा नहीं होता, तो किसान क्या बोएगा, ऐसी फसलें बोएगा जो ज़्यादा मतलब मुनाफा देगी, ज़्यादा जिसका कीमत होगा। तो शस्य प्रारूप को भी बदलाव करने में मतलब ये सहायक होता है। जैसे हमें किसी सेक्टर का या किसी क्षेत्र का शस्य प्रारूप बदलना है, तो हमें उन फसलों पर ज़्यादा फोकस करना है, जिसका एमएसपी प्राइस हम उन फसलों को ज़्यादा रखेंगे जो वहाँ के उस पर्यावरण के अनुकूल हो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि हमें कुछ ऐसी फसलें हैं, जैसे ऑर्गेनिक फसलें हैं या सब्जियां हैं या फल हैं, उनका हमें उनका उत्पादन करना है, क्योंकि वो हमारे ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों का क्या करेंगे, एमएसपी ज़्यादा घोषणा करेंगे, उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इसके अनुरूप क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्या एमएसपी शस्य प्रारूप में बदलाव ला सकता है, तो ये आपके पास समझने वाली बात है। कैसे ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। एमएसपी उस फसल की ज़्यादा घोषणा कर दो जो हमें उत्पादन जिसका चाहिए। जैसे हाल ही में ये देखा गया था कि तिलहन और जो दालें हैं उनका भी एमएसपी प्राइस अच्छा हुआ है, उनका भी बढ़ाया गया। पहले क्या था, इनका प्राइस कम था, तो दाल और तिलहन हम कितना बाहर से आयात करते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान होता है हमें। जब बाहर से हम कोई भी चीज़ कृषि प्रोडक्ट आयात करते हैं, तो हमारा देश का पैसा बाहर जाता है, डॉलर बाहर जाता है। डॉलर बाहर जाएगा तो सीधी सी बात है, हमारा जो चालू खाता घाटा है
उसको नुकसान होगा, यानी आयात और निर्यात से आयात ज़्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सामान्य पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आप, मुझे पता है आप यदि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अच्छी चीज़ें पढ़ते हो, तो आप अपने एग्जाम्पल ऐड कर लोगे, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, सिंपल सी बात है। 2013 का जो खाद्य सुरक्षा एक्ट बना है, उसमें हमने हमारे देश की 70% आबादी को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लेकर आए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा जब सरकार के जो भंडार है, बफर स्टॉक है, पीडीएस सिस्टम है, वो सही से सुचालित होंगे? कैसे होंगे? अच्छा उत्पादन उनके पास होगा, अच्छा स्टॉक उनके पास होगा। तो ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं। पर्यावरण अनुकूल कृषि, कि जैसे हमें पता है कि जैसे दालें हैं, या जो ऐसी फसलें हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, उनका यदि हम एमएसपी प्राइस बढ़ाते हैं, तो किसान उन फसलों को बढ़ाएगा, या मतलब कह सकते हैं उत्पादन में उनको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वो फसलें बढ़ेगी तो क्या होगा, पर्यावरण अनुकूल का मामला बन जाएगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट को लेकर अच्छी चीज़ें आ जाएगी। तो ये आप ऐसा कह सकते हो। इसके अलावा किसानों की आय सुरक्षा, बहुत सिंपल पॉइंट है। सतत और समावेशी विकास, क्यों? क्योंकि हमारे देश की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि सेक्टर से जुड़ी है? 50 से 60% जनसंख्या जुड़ी है। तो यदि इस सेक्टर का यदि सुधार होता है, उनकी आय वृद्धि होती है, तो सामाजिक कल्याण होता है, तो कहीं न कहीं सस्टेन डेवलपमेंट वाला मामला बन जाएगा। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक न्याय, यानी हमारे जो किसान हैं, भारत के 86% किसान छोटे व सीमांत है, गरीब किसान हैं। वो अपने जैसे कृषि है उस सेक्टर में इतना निवेश नहीं कर सकते हैं। उनके पास मतलब कहीं न कहीं सरकार का सपोर्ट होना चाहिए, तो वो एमएसपी के माध्यम से आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा कृषि विपणन में सुधार, तो कृषि विपणन में सुधार बिल्कुल सही बात है कि एमएसपी में क्या होता है कि सरकार खरीदती है। सरकार किसानों से डायरेक्ट एमएसपी के थ्रू खरीदती है, और पीडीएस सिस्टम या एफसीआई के गोदामों में इनको क्या करते हैं, सबसे पहले एफसीआई के गोदाम में इनको बफर स्टॉक के रूप में रखा जाता है, और पीडीएस सिस्टम के थ्रू फिर क्या कर दिया जाता है, इनको जो भी सरकार की योजनाएं होती है खाद्यान्न को लेकर, उसमें बांट दिया जाता है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे खाद्य प्रसंस्करण व निर्यात है, बिल्कुल सही बात है। जब तक हम कृषि सेक्टर में अच्छा निवेश नहीं करेंगे, उत्पादन के लिए किसानों को मोटिवेट नहीं करेंगे, तो कहाँ से हमें खाद्य प्रसंस्करण के लिए कच्चा माल आएगा? कहाँ से हम चीज़ों को निर्यात कर पाएंगे? तो ये पॉइंट भी वैलिड है। इसके अलावा कि कृषि वस्तुओं की बाजार कीमतों में स्थिरता लाने के लिए, क्योंकि किसान केवल बाजार पर डिपेंड नहीं रह सकता। बाजार में तो जैसे किसानों ने गेहूँ, चावल, दालें बोई, अब बाजार में उनकी क्या बोलते हैं, कीमतें नहीं है, या उनका मूल्य अधिक ही नहीं है, तो किसान कहाँ जाएगा फिर? तो सरकार इसमें इंटरवीन करती है, और सरकार किसानों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है। इसके अलावा मृदा पोषक तत्व और इनका संरक्षण, जैसे दालें एग्जाम्पल हो गया। कृषि उत्पादन बढ़ेगा, यानी एमएसपी घोषणा से जो भी फसलों है उनका उत्पादन बढ़ेगा, और आयात कहीं न कहीं बाहर ही जो आयात है वो कम हो जाएगा। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि दाल और तिलहन हम काफ़ी ज़्यादा आयात कर रहे हैं, यानी दालें और जो खाद्य तेल है वो हम काफ़ी ज़्यादा बाहर से मंगवा रहे हैं। तो क्यों मंगवा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में कृषि उत्पादन कम है। उनका उत्पादन कम क्यों है? क्योंकि दालों को और तिलहन को लेकर कभी एमएसपी में कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। बहुत सारी ऐसी फसलें अभी भी, दालें और तिलहन, जिनको एमएसपी के दायरे से बाहर रखा गया है, या जो फसलें ऑलरेडी शामिल है उनका भी मूल्य कम रखा गया है। तो हाल ही के वर्षों में मैंने एक प्रैक्टिकल देखा है कि हाल ही में चने की दाल जो है उसके प्राइस ज़्यादा रखा है, सरसों का प्राइस अच्छे से एमएसपी बढ़ाया गया है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? हम धीरे-धीरे इन चीज़ों में आत्मनिर्भर बनेंगे, और हमारा जो लाखों रुपया बाहर जा रहा है वो फिर हमारे देश में रहेगा, हमारा जो चालू खाता घाटा बढ़ जाता है वो कम हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप देखोगे बहुत शानदार वाली चीज़ें हैं, आराम से समझ सकते हो। और फिर डिमांड और सप्लाई चेन इसी पर डिपेंड है, खाद्यान्न पर डिपेंड है, तो ये भी सही हो जाएगी। तो ये कितने पॉजिटिव है। आमतौर पर क्या करते हो आप लोग 4-5 चीज़ें लिख के छोड़ देते हो। मैं आपके पास इतनी चीज़ें दे रहा हूँ कि आप भूल ही नहीं सकते। मतलब आपको एग्ज़ाम में 4-5 चीज़ें याद आ जाए तो आप काम बन जाएगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी एग्ज़ाम जब आप मेंस में लिखते हो, किसी भी क्वेश्चन में कम से कम 5-6 डायमेंशन तो लिखो कम से कम। और मैं तो यहाँ पे 10 डायमेंशन, 15 डायमेंशन आपको बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में ये करना है कि 6, 7, 8 तक डायमेंशन आपको लिखना। एग्ज़ामिनर आपसे इंप्रेस होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, गहराई से पता है, क्रिटिकल एनालिसिस आप चीज़ों को सही से करते हो। चाहो तो ऐसे डायग्राम बना देना, आपके पास टाइम कम हो तो डायग्राम चल जाएगा। या फिर आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, या 1-1, 2-2 लाइन में लिख सकते हो, और साथ में थोड़ा इंटीग्रेटेड कर सकते हो। ठीक है। और ये सही है, मतलब एक समय के बाद में आएगा कि जैसे आपने ये पॉइंट लिखा सामाजिक न्याय, तो आपने आगे एग्जाम्पल दे दिया। जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा कृषि उत्पाद बढ़ेगा, आयात कम होगा, चालू खाता घाटा कम होगा, दालें व तिलहन, ये क्या इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो इस अप्रोच को एग्जामिनर ज़्यादा पसंद करता है, यदि आप सभी पॉइंट इस फॉर्म में लिखते हो अच्छे से। अब कई बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर आप जो तीर वीर लगाते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा कृषि उत्पादन, आगे आयात कम होगा, आगे क्या हुआ, चालू खाता घाटा भी कम होगा, दालें व तिलहन एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया, एग्जाम्पल दालें और तिलहन। तो एग्जामिनर इतना समझता है यार, बहुत ज़्यादा समझता है एग्जामिनर। तभी तो आपको ना कम स्पेस दिया गया वहाँ पे, 150 वर्ड लिखने के लिए 2 ही पेज दिए हैं, अदरवाइज वहाँ पे 5 पेज देते आपको, या आपसे 1000 वर्ड लिखा लेता एग्जाम में। ठीक है ना। तो इसीलिए दिया गया है कि आप स्मार्ट वर्क करो, और कम स्पेस में अच्छे से मतलब लिख पाओ। कम समय कम स्पेस में आप अच्छा करोगे तो फायदा ही होगा। और जैसे यहाँ पे हमने ये डायग्राम यूज में लिया, आगे चेंज कर लेते हैं, बार बार एक जैसा डायग्राम नहीं आना चाहिए।
आजकल टॉपर्स ऐसा करते हैं तो हम भी करेंगे। ठीक है, तो एमएसपी के विपक्ष में हम कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, या एमएसपी की वजह से हानि क्या हो सकती है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो पॉजिटिव है वैसे। यदि आपको इसका फिर क्या लिखना हो, निष्कर्ष लिखना हो, तो इसको पॉजिटिव लिखना कि एमएसपी बहुत ज़रूरी है। तो इसके भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है, जैसे एक एक पॉइंट लेते हैं। एकल फसल तंत्र को बढ़ावा, जैसे यदि किसी क्षेत्र में एमएसपी, जैसे चावल को यदि हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक ही फसल हो जाएगी, मोनोकल्चर को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक विषमता, जैसे कुछ फसलों को हमने एमएसपी के दायरे में रखा, जैसे गेहूं और चावल, तो पंजाब हरियाणा में वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ के जो किसान है वो ज़्यादा धनी हो गए। तो माना भी जाता है ना कि हमारे देश में जो बड़े किसान है, धनी किसान कहाँ के, पंजाब हरियाणा के। तो उससे भी क्या होता है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रीय विषमता पनपती है। इसके अलावा जो शस्य प्रारूप है, इस पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। अब मैं समझाऊंगा नहीं इस पर, क्योंकि इस पर पूरा हम लेक्चर लेके आए पहले। और बाजार की जो मांग सप्लाई है उसमें भी बाधा आ सकती है। जैसे बाजार की नीड क्या है, बाजार को दालें चाहिए, या मतलब उनको तिलहन चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं क्या, खाद्यान्न, या मतलब आप कह सकते हो अनाज की फसलें, क्योंकि उन पर एमएसपी ज़्यादा होता है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। राजकोष से दबाव आता है कई बार, या आपने फ्री बीज का मामला आजकल सुना होगा। कई बार सरकारी घोषणा कर देती है कि हम एमएसपी ज़्यादा इस फसल पर देंगे, या एमएसपी के अलावा भी हम बोनस देंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं राजकोष से दबाव बढ़ता है। और कुछ फसलों पर अधिक केंद्रित होगा, जैसे चावल और गेहूं, दाल, तिलहन व मोटे अनाजों की उपेक्षा की गई। आप जानते हो ना कि आजकल मोटे अनाजों का कितना महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि मोटे अनाज बहुत सस्ते होते हैं, गरीब लोगों के लिए वह नहीं होते हैं, क्रय शक्ति में आराम से आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उनसे लड़ने में मुकाबला भी कर सकते हैं। क्योंकि मोटे अनाज, जैसे हमारे क्षेत्र की बात करूँ, अपने खेत की बात करूँ, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था, हमारे यहाँ भी जो मोटे अनाज है, जैसे बाजरा प्रमुख रूप से होता है राजस्थान में। बाजरा एक ऐसा अनाज है जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, बहुत सस्ता भी है, और इसको कह सकते हैं कि ये बहुत कम पानी लेता है, और हमें इसकी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती है। जो वर्षा का जल होता है उसी से हम आराम से इसको, बाजरे को अच्छे से उगा सकते हैं। इसके साथ ज्वार भी हो सकता है, अन्य मोटे अनाज भी इसमें हो सकते हैं, तो इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मोटे अनाजों का भी आजकल होने लगा है। आजकल एमएसपी, जैसे मैं देख रहा हूँ, बाजरे की भी प्राइस अच्छे से बढ़ी है। पहले क्या होता था, हम बाजरा कम क्यों बोलते थे, क्योंकि उसकी प्राइस क्या थी, मात्र 1,000 रुपये थी। आजकल तो 2-3 हज़ार रुपये उसकी होगी बढ़कर। जैसे पहले हम फिर इसके बजाय क्या बोलते थे, ग्वार बोलते थे, या अन्य जो फसलें होती थी, मूंगफली बोलते थे। अब मूंगफली हमारे क्षेत्र में उतनी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी का कंज्यूम करती है, वो नुकसानदायक होती है। लेकिन मजबूरी में किसान क्या करता है, किसान की तो मजबूरी है कि उनको पैसा चाहिए, वो मेहनत भी करता है, लेकिन बाजरा बो के क्या मिलेगा उसको, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये अब बदलाव आ रहा है कि सरकार ऐसा सोच रही है कि एमएसपी मोटे अनाजों पर भी घोषणा की जाए, बाजरे पर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने बताया, मैं ऐसे क्वेश्चन आएगा, कोई क्रिटिकल एनालिसिस वाला, तो उसमें मैं अपनी एग्जाम्पल दे दूंगा, जो अपनी केस स्टडी है। अब अपने यहाँ वाली बाजरे वाली जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये बता दूंगा कहानी कि इससे कितना फायदा हुआ, कि पहले हम ये फसलें बोते थे, इससे क्या नुकसान था, ये फलाना फलाना हो रहा था, उससे जल संकट हो रहा था, किसानों को भी उतना कोई ज़्यादा नहीं था। ठीक है, लेकिन अब सरकार ने इसकी एमएसपी घोषणा की किसकी, बाजरे की, तो हम आजकल ये बोलने लगे हैं, इससे फायदे हैं। पशुओं के लिए चारा भी अच्छे से होता है इसमें बहुत, क्योंकि बाजरा बड़ा होता है काफ़ी, है ना। ठीक है, और बड़े किसानों को इससे अधिक लाभ होता है। निजी बाजार व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नुकसान होता है, क्योंकि उनको सप्लाई चेन, या उनको जो कच्चा माल मिलना चाहिए था सस्ता, वो नहीं मिल पाता है। तो काफ़ी पॉइंट है, इससे ज़्यादा मतलब नीड नहीं है। इसमें भी कितने पॉइंट आ गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट आ गए। आपको 5 चाहिए, ठीक है, काफ़ी है। और एमएसपी की गणना कैसे की जाती है, तो आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये पूछा जा सकता है, और प्री में भी आता है, या आपको नॉलेज होना चाहिए, इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एमएसपी की गणना ऐसे करते हैं कि पहले तो अलग मामला था, लेकिन बजट 2018-19 के बाद में भारत सरकार ने घोषणा की कि हम एमएसपी की घोषणा, ये गणना कैसे करेंगे। उन्होंने ऐसा एक फार्मूला निकाला, A2 + FL, जो आगे हम देखेंगे कि ये लागत मानी गई है, किसान की लागत मानी गई है, प्लस इनका 50% अधिक या 1.5 गुना। ठीक है, तो 50% अधिक होगा, ये हमने घोषणा की बजट 2018-19 में। और इससे पहले भी, जैसे जो राष्ट्रीय किसान आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में बना था, उनके द्वारा भी सिफारिश की गई थी कि सरकार को एमएसपी सीटू लागत का 50% से अधिक होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना है, इन सिफारिश को नहीं माना। इसको लेकर अभी भी काफ़ी विवाद होता है। जब भी आप किसानों की जो डिबेट सुनते हो, उसमें कहते भी हैं कि किसान आयोग या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश माननी चाहिए, ऐसा किसान कई बार अपने मुद्दों को उठाते हैं। ठीक है, वो मुद्दा चलो अभी पेंडिंग में। अभी कृषि विधेयक भी आप जानते हो काफ़ी चर्चा में, उनमें भी इन चीज़ों को लेकर चर्चा की गई थी। तो आते हम ये समझते हैं क्या होता है A2 FL। ठीक है, A2 का मतलब क्या है। A2 का मतलब सीधी सी बात है कि जैसे मैं किसान हूँ, मैं कृषि के लिए क्या करता हूँ, बीज, बुआई, सिंचाई, कीटनाशक, जो खाद होती है, या अन्य जो चीज़ें हैं जिन पर लागत आती है ना, मुख्य रूप से जो प्रत्यक्ष रूप से लागत आती है, उनको हम क्या कह सकते हैं, A2 लागतों में शामिल करेंगे। ठीक है, ये A2 लागत है, लगभग लागतें इसमें आ जाती है। इसमें लिख भी दिया है मैंने यहाँ पे, बीज, खाद, कीटनाशक, मशीन, ईंधन, सिंचाई आदि की प्रत्यक्ष लागत को हम बोलेंगे A2। A2 में जब FL जोड़ेंगे हम, ठीक है, FL मतलब जो फैमिली लेबर है, पारिवारिक जो श्रम है, जैसे मैं भी अपने खेत में
काम करता हूँ। वैसे तो प्रत्यक्ष तौर पर इसको शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो मेरा क्या इसमें कीमत होगी, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि किसान का भी तो परिवार है। किसान सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कृषि पर श्रम करते रहते हैं, तो उनकी भी आय भी शामिल करते हैं। इसलिए भारत में किस पर गणना की जाती है? भारत में गणना की जाती है इस पर, A2 + FL, मतलब ये लागतें प्लस जो किसान की परिवार के जो श्रम है उसको हम शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा A2 + FL। तो गणना करते समय इन लागतों को शामिल करेंगे। और गणना कैसे होती है, वो एक स्टैटिक वाला मामला होता है, गणित की गणना होती है, चिंता मत करो, आप इतना याद रखो। और इस पर भी क्या होगा, 50% अधिक मूल्य, यानी इसको लगभग हम कह सकते हैं A2 FL लागत का 1.5 गुना, जितनी लागत आएगी उनका 1.5 गुना देंगे, यानी किसानों को 50% प्रॉफिट इसमें शामिल कर रहे हैं हम किसानों का। तो अभी गणना भारत में ऐसे ही होती है, इस पर होती है। और इसमें एक C2 लागत भी होती है, जैसे स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि C2 लागत पर ऐसा होना चाहिए। तो C2 लागत क्या होगी, A2 FL प्लस एक चीज और शामिल होगी इसमें, प्लस कौन सी होगी कि किसान स्वामित्व भूमि व अचल संपत्ति का इसमें किराया भी होना चाहिए। जैसे मैं अपनी जमीन है उस पर फसलें बो रहा हूँ, तो मेरी जमीन का किराया भी उसमें शामिल करो, है ना। और प्लस ब्याज, मतलब उस जमीन का कितना किराया कितना ब्याज होना चाहिए वो शामिल होना चाहिए। लेकिन C2 लागत अभी शामिल नहीं की गई, हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो A2 + FL और C2 आपको पता हो गई यहाँ पे। और मैंने अच्छे से लिख भी दिया है, बहुत सिंपल है, कई बार ये समझ में नहीं आता, लेकिन मैं चाहूँ तो एक बार आपको चलो दोबारा बताता हूँ, ठीक है। A2 का मतलब क्या होता है, जितने भी खाद बीज में मशीनों में किसान का जो खर्चा होता है वो A2 लागतों में आता है, ठीक है। और A2 के साथ FL लागतें कौन सी होती है, FL मतलब जैसे मैं किसान हूँ और अपने खेत में काम करता हूँ, तो इसमें जो पारिवारिक श्रम होता है वो भी इंक्लूड कर लिया जाता है। और हमारे देश में किन लागतों पर गणना करता है, CACP इन लागतों पे करता है, A2 + FL। लेकिन किसान डिमांड कर रहे हैं कि नहीं C2 पे करो, इस पे हो सकता है ज़्यादा उनको मूल्य मिले। कौन सा, क्योंकि किसान की भूमि का किराया भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है, तो C2 पे भी हो जाता है। तो ये हमारा आज MSP वाला लेसन था। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। कमेंट करके एक बार जरूर बता देना कि आज का लेसन आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।